सीटेट की 8वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज के क्लास की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2, जो कि एग्जाम आपका 6 सितंबर को होने वाला है। अब की बार सीटेट पार की इस सीरीज के साथ शुरुआत करेंगे आज के एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाला है। ये आपका सीटेट का 8th क्लास है। इससे पहले 7th क्लास हमारे हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की प्रश्न संख्या 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने स्क्रीन पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है वो किस वर्ष जो है वो प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। उसको हम लोग दीवानी राइट बोलते हैं, दीवानी अधिकार बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1757, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1764, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1765 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1773। तो बंगाल को जो दीवानी, बंगाल की जो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी वो 1765 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम सभी जानते हैं अब जो है दीवानी जो है इसको 1765 में हुआ था, क्योंकि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें हार गए थे। इसके बाद उनको दीवानी यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो मिल गया था। अगला सवाल देखेंगे। 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी कहता है लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका, वो आपका होने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर यहाँ पे मैं कॉर्नवालिस के टाइम की बात करूँ तो 1786 से लेकर 93 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ यहाँ पे वेलेस्ली की, ठीक है, तो वेलेस्ली जो है इनका भी आपको ध्यान रखना है। 1798 से लेके 1805 तक ये जो है ये शासन में रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डलहौजी की बात करूँ तो 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी का शासन था। तो ये तीनों चीजों आपको ध्यान रखनी है। और चलेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका चलेंगे आपका 3rd स्क्रीन पे आ चुका है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को क्या कार्य सौंपा गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका यहाँ पे, अच्छा एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग 1772 से 1773 की, 1793 में ये जो चीजें हैं वो हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ये 1772 से लेकर 1785 तक यहाँ पे जो है वो गवर्नर रहे हैं। ये पहले गवर्नर थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और हम सभी जानते हैं 1773 में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपका क्या हुआ कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए। फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए कहाँ के? बंगाल के 1773 में। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को क्या कार्य सौंप दिया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका केवल न्याय करना, ऑप्शन नंबर बी कहता है किसानों से लगान वसूलना और कंपनी को चुकाना, ऑप्शन नंबर सी कहता है सेना का रखरखाव करना और ऑप्शन नंबर डी कहता है व्यापारिक एकाधिकार संभालना। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था आपका? किसानों से क्या किया गया था? टैक्स वसूलते थे और कंपनी को चुकाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी कहता है होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर सी कहता है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और ऑप्शन नंबर डी कहता है लॉर्ड क्लाइव। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो तैयार किसने किया था? तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मौसे मैकेंजी और मौसे महालवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का क्या मतलब है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है एक बड़ा महल, ऑप्शन नंबर बी कहता है कर मुक्त भूमि, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक गांव या गांवों का समूह और ऑप्शन नंबर डी कहता है जमींदारों का खजाना। तो महालवाड़ी में जो महाल का मतलब था वो था पूरा पूरा एक गांव या फिर कई सारे गांवों के समूह को हम लोग महाल बोल देते थे।
ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में लागू की गई थी? तो ये सारे अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब टैक्स कलेक्ट करने के अपने अपने तरीके थे। तो ये भारत के किस हिस्से में लागू की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तरी भारत, जिसमें हम लोग बंगाल बिहार को लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है पश्चिमी भारत, जिसमें हम लोग पंजाब और सिंध को लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है दक्षिणी और पश्चिमी भारत, यानी कि आपका जो है ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। और अगला ऑप्शन कहता है अपने पास पूर्वी भारत, जिसमें हम लोग असम और उड़ीसा को बेसिकली काउंट कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी, यानी कि दक्षिणी और पश्चिम भारत की तरफ इसका जो था वो चलन था। अगला सवाल देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको हम लोग मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि हेक्टर मुनरो ने जो है वो इसको लागू किया था। इसके अंतर्गत सीधा लगान किसे तय किया जाता था? ठीक है। तो रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। तो इस कैटेगरी में जो लगान है, जो टैक्स है, वो सीधा सीधा रैयतों यानी कि किसानों से लिया जाता था। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे, यूरोप में भारतीय नील की भारी मांग का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है इसका उपयोग दवाइयों में होता था, यह रंगाई के लिए बेहतरीन और चमकदार नीला रंग देता था, यह खाने के काम आता था, और ऑप्शन नंबर डी है इसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो डिमांड क्यों थी? क्योंकि भाई इसकी जो रंगाई थी वो बहुत ज्यादा चमकदार थी और बेहतरीन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे, यूरोपीय कपड़ा उत्पादक भारतीय नील के विकल्प के रूप में किस पौधे का उपयोग करते थे जिसका रंग फीका होता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे हम लोग बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है पलाश, ऑप्शन नंबर सी है मजीट, और ऑप्शन नंबर डी है कुसुम। तो ये जो यूरोप के जो कपड़ा उत्पादक थे वो भारत के नील के वैकल्प में, यानी कि ऑप्शन की तरह वो लोग वोड का पौधा यूज करते थे, लेकिन ये जो वोड है ये हमारे नील की तरह बिल्कुल गाढ़ा रंग नहीं देता था, फीका रंग देता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां कौन कौन सी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है झूम और अस्थाई, ऑप्शन नंबर बी कहता है निज और रैयती, ऑप्शन नंबर सी कहता है रबी और खरीफ, और ऑप्शन नंबर डी कहता है व्यवसायिक और निर्वाह। तो नील की जो खेती थी वो बेसिकली दो तरह से की जाती थी, एक था अपने खेत पर करना और दूसरा था कि दूसरों के खेत पे काम करना, यानी कि निज और रैयती। अगला सवाल देखेंगे, निज खेती की व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बीजों की कमी, ऑप्शन नंबर बी कहता है इसमें बहुत अधिक उपजाऊ भूमि और बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी, ऑप्शन नंबर सी कहता है सिंचाई की सुविधा ना होना, और ऑप्शन नंबर डी कहता है नील के पौधों में बीमारियां लगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका वो क्या होता था कि इसमें बहुत अधिक उपजाऊ भूमि की बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था ये किस वर्ष शुरू हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ नील विद्रोह की, तो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था किसानों को, और इस नील विद्रोह के मैं नेता की बात करूँ तो दो आपको नाम याद रखना है, एक का नाम है दिगंबर विश्वास और दूसरे का नाम है विष्णु विश्वास। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये जो दोनों हैं इन्होंने क्या किया था, नील की खेती जो है वो इन्होंने इसमें लीड किया था। और किस वर्ष शुरू किया गया था ये हमसे पूछा गया है, तो 1859 का वो वर्ष था जिसमें नील की खेती को शुरू किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, नील किसानों की दुर्दशा को दिखाने वाला एक प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है नील दर्पण, ये किताब है, एक बुक है, ये किसने लिखी थी ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी कहता है दीन बंधु मित्र, और ऑप्शन नंबर डी कहता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने देखा था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। देखते ही देखते हमने 13 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और बात करेंगे यहाँ पे हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन की, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो आप कहेंगे 1917 में। किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अफीम की खेती के खिलाफ, नील बगान मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी कहता है
कपास पर भारी टैक्स के खिलाफ, और ऑप्शन नंबर डी कहता है चाय बागानों में कम मजदूरी के खिलाफ। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन का, वो होने वाला है आपका नील बागान मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो नील बागान के जो मालिक थे वो किसानों को फोर्स करते थे, जबरदस्ती करते थे कि अपने खेत में आप जो है वो नील उगाओ। इसको हम लोग 3 कठिया जो है वो आंदोलन भी कहते थे, यानी कि 3 भूमि में से 1 भूमि में आपको क्या करना है, नील की खेती करना कंपल्सरी कर दिया गया था, जिसको गांधी जी ने लीड किया था। अगला सवाल देखेंगे, झूम खेती से पूछा गया है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा जाके खेती करना। ये भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है रेगिस्तानी इलाकों में, ऑप्शन नंबर बी कहता है तटीय मैदानों में, ऑप्शन नंबर सी कहता है उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उत्तरी मैदानों में। तो ये जो नील की खेती है आपकी, सॉरी ये जो आपकी झूम खेती है, ये कहाँ किया जाता था? तो आप कहेंगे इसको करने के लिए कौन सा जगह था यहाँ पे? उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला सवाल देखेंगे, झूम खेती करने वाले किसान बीजों को बोने के लिए किस तरीके का उपयोग करते थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। वे खेतों की गहरी जुताई करते थे, वे बीजों को राख में बिखेर देते थे यानी कि छिटकते थे, तीसरा है वे मशीनों का उपयोग करते थे, और फोर्थ है आपका वे बीजों को पानी में डुबो कर रखते थे। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो क्या होते थे कि वे बीजों को राख में बिखेर देते थे। देखिए झूम खेती होता कैसे था, जंगल में जाते थे, जंगल की लकड़ियों को काटते थे, उसको जलाते थे और राख का उपयोग करते थे एज अ खाद की तरह। ठीक है, तो वो क्या करते थे, बीजों में राख को बीजों को क्या करते थे, राख में छीट देते थे, छिटकवा देते थे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित करने का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे पूछा गया है। उन्हें वनों में स्वतंत्र रूप से घूमने और शिकार करने पर रोक लगा दिया गया, उन्हें जंगल का मालिक बना दिया गया, तीसरा है उनको व्यापार करने की छूट मिल गई, और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें वन विभाग में ऊंचे पद दिए गए। तो जब जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया तो जितने भी आदिवासी थे उनको जंगल में घूमने और शिकार करने पे उनकी रोक लगा दी गई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 अपने स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1855 में हुआ था। ईयर भी आपको याद रखना है। इसको लीड किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, नेता कौन था, ये आपसे पूछा है सवाल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिरसा और कानू, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धू और कानू, ऑप्शन नंबर सी है टीटू मीर, और ऑप्शन नंबर डी है अल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप कहेंगे सिद्धू और कानू, ये 2 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह को लीड किया था। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 अपने स्क्रीन पे। ठीक है, पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में किसानों को केवल अपनी जरूरत की फसलें उगाने की बजाय किन फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दलहन और तिलहन यानी कि दाल वगैरह, व्यवसायिक या फिर नगदी फसलें जिसमें हम लोग कपास जूट ले लेते हैं, केवल सब्जियां उगाने को कहा या फिर केवल फल उगाने को कहा। तो उनको फोर्स किया गया था जो कमर्शियल जो हमारे एग्रीकल्चर है या फिर नगदी फसलें जिसमें हम लोग कपास यानी कि कॉटन, जूट, नील, अफीम, इन सब खेती करने के लिए उनको मजबूर किया गया। आज का 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा विद्रोह जिसको हम लोग उल गुलान भी कहते हैं, इसका लीड किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हम उस जगह पे मुंडा राज को स्थापित करना। इसको लीड किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर बी कहता है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी कहता है ताना भगत, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सिद्धू मुंडा। तो इसको लीड करने वाले थे बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है उपनिवेशवाद और जनजातीय सवाल। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपने स्क्रीन पे। ब्रिटिश काल में आदिवासियों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दीकू किसको कहते थे? कबीले के मुखियाओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है जो बाहर के लोग थे उनके लिए, जैसे कि महाजन हो गए, व्यापारी हो गए, अंग्रेज हो गए। तीसरा ऑप्शन है वन रक्षकों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है
ईसाई मिशनरियों के लिए। तो ये जो दीकू शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था बाहर के लोगों के लिए, जिसमें महाजन आते थे, व्यापारी आते थे, अंग्रेज आते थे, इन सब लोगों के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसी को हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कर्तन दहन खेती कहते हैं। ठीक है, कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो घुमंतु खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था, उसको मध्य प्रदेश में किस नाम से बुलाया जाता था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे हमारे पास झूम, ऑप्शन नंबर बी कहता है बेबड़, ऑप्शन नंबर सी कहता है पोडू, और ऑप्शन नंबर डी कहता है खिल। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो घुमंतु खेती, जिसको हम लोग कर्तन दहन खेती भी कहते हैं, झूम खेती भी कह देते हैं, इसको मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे। प्रसिद्ध संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, संथाल विद्रोह। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संथाल विद्रोह का जो एरिया है वो आज का छोटा नागपुर वाला एरिया है। ठीक है, कभी कभार जो है वो एरिया भी पूछ लिया जाता है, नागपुर वाला एरिया है आपका। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि आज का ये छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और इसके नेता का नाम अगर पूछा जाए, क्योंकि कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको उसमें बुद्धू भगत का नाम जो है वो ध्यान रखना है, ये इसके नेता थे। और किस वर्ष हुआ था, तो ये आपसे सवाल में ही पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1831 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1855 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1895 में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1910 में। तो ये जो संथाल विद्रोह था ये 1855 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। छोटा नागपुर झारखंड का एरिया था, नेता इसके बुद्धू भगत कहे जाएंगे। अगला सवाल, खोंड जनजाति का मुख्य निवास स्थान किन क्षेत्रों में है? जो खोंड जनजाति है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है असम, और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका, ये खोंड जनजाति उड़ीसा में जो है इनका मुख्य निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। खोंड समुदाय के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे, यानी कि क्या व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं। चाय बागानों में मजदूरी करना, रेशम के कीड़े पालना, टोकरियां बनाना और शिकार करना, और ऑप्शन नंबर डी है रेलवे के लिए लकड़ी काटना। तो ये इस समुदाय के जो लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे, टोकरी बनाते थे और शिकार करते थे, और वन में जितनी मिलने वाली छोटी छोटी चीजें थी उन सबको इकट्ठा करते थे। अगला सवाल देखेंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया, लीड किसने किया, ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपने पास बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी कहता है अल्लूरी सीताराम राजू, और ऑप्शन नंबर डी कहता है जतरा भगत। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है बिरसा मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। हजारीबाग के संथाल मुख्य रूप से क्या पालते थे जिसे व्यापारी बहुत कम कीमत पर खरीदते थे? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे भेड़, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे रेशम के कोकून, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सुअर, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे मधुमक्खी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है रेशम के कोकून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, घुमंतु यानी कि झूम किसानों को एक जगह अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे वो झूम खेती करने वाले जो लोग होते थे। अब झूम खेती कैसे करते हैं, आज मान लो यहाँ किया, कहीं और जाके कर लिया, कहीं और कर लिया, उनको वो एक जगह सेटल करना चाह रहे थे। ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, ये हमसे पूछा गया है सवाल में। तो क्योंकि वो आदिवासियों का विकास चाह रहे थे, तो भाई ये बात गलत है। अंग्रेजों ने कभी किसी का विकास नहीं चाहा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ताकि उन्हें नियमित रूप से भूमि कर यानी कि टैक्स मिल सके और प्रशासन में आसानी हो। तो भाई यही बात जो है वो सच बात है। उनको तो केवल टैक्स से मतलब था। ठीक है, स्कूलों में पढ़ना उनका कोई उपाय नहीं था, पर्यावरण बचाना उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, केवल और केवल टैक्स उनको मिले सही जगह से, इसीलिए चाह रहे थे कि ये लोग एक जगह पर सेटल्ड हो जाए। अगला सवाल, कोल विद्रोह कब हुआ था?
ऑप्शन देख लेते हैं, देखेंगे 1831-32 में, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 1855-56 में, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 1895 से 1900 में, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 1910 में। तो ये जो आपका कोल विद्रोह हुआ था, कोल रिबेलियन हुआ था, ये आपका कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। आज के 30वें नंबर पे सवाल देखेंगे, आरक्षित वन जिसको हम लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा क्यों बनाए गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। तो भाई जानवरों को बचाना उनका कोई उद्देश्य नहीं था, आदिवासियों को घर बनाने की सुविधा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है अंग्रेजों के लिए इमारती लकड़ी पैदा करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है चाय की खेती के लिए। तो भाई इन्होंने आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्यों बनाए थे? ताकि वो वहां पे टिम्बर की जो लकड़ी है उसको पैदा कर सके, इमारती लकड़ी बना सके, और फिर इसका इस्तेमाल वो लोग स्लीपर यानी कि रेलवे पे जो पटरी बिछाई जाती थी उसके लिए क्या करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। वन कानूनों के लागू होने के बाद आरक्षित वनों में आदिवासियों पर क्या क्या प्रतिबंध लगे, क्या क्या रोक लगा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है वे स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे। ऑप्शन नंबर बी कहता है वे झूम खेती नहीं कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी कहता है फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी। तो भाई ये सारे काम नहीं कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। आगे सेकंड देखेंगे, स्लीपर शब्द का क्या मतलब है जिसके लिए जंगलों की कटाई की गई? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लकड़ी के तख्ते जो रेल की पटरियों को अपनी जगह पर सीधे रखते हैं उनको स्लीपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजों के आराम करने के लिए जो तंबू होता था उसको स्लीपर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी कहता है विशेष प्रकार के आदिवासी घर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है जंगलों में शिकार करने वाले दल। तो यहाँ पे स्लीपर का मतलब क्या होता था? यहाँ पे स्लीपर का मतलब होता था लकड़ी के तख्ते जो रेल की पटरियों को अपनी जगह पर साधे रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 1906 में सोमराम संगमा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1906 में सोमराम संगमा का जो विद्रोह हुआ था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कहता है असम, ऑप्शन नंबर सी कहता है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश। तो सोमराम संगमा का जो विद्रोह हुआ था ये आपका असम में हुआ था, और कब हुआ था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1906 में हुआ था। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय का मुख्य पेशा क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे हमारे पास चाय की खेती, ऑप्शन नंबर बी कहता है बकरी और भेड़ पालन, ऑप्शन नंबर सी कहता है रेशम पालन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है मछली पालन। तो कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग थे इनका मुख्य पेशा क्या था? तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है आपका वो होने वाला है बकरी और भेड़ पालन, और ये भी घुमंतु चारवाए थे, यानी कि घूम घूम के जानवरों को पालते थे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 अपने स्क्रीन पे। हिमाचल प्रदेश के जो घुमंतु चारवाह होते थे, यानी कि जो घूम घूम के पशुओं को पालते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है भूटिया, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे वन गुज्जर, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे गद्दी, और ऑप्शन नंबर डी कहेंगे संथाल। तो इनको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो आप कहेंगे इनको हम लोग गद्दी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बस्तर विद्रोह कब हुआ और किसके खिलाफ हुआ? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे 1855 में जमींदारों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1910 में ब्रिटिश वन नीतियों के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1940 में महाजनों के खिलाफ, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1831 में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। तो जो आपका बस्तर विद्रोह हुआ था ये आपका 1910 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। और ब्रिटिश वन नीति जो थी इसके खिलाफ हुआ था। और यहाँ पे अगर आपका नेता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। गुंडाधुर जो थे वो इसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह हुआ? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है वर्ली विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी कहता है संथाल विद्रोह,
ऑप्शन नंबर सी कहेंगे कोल विद्रोह और ऑप्शन नंबर डी कहेंगे चुआर विद्रोह। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा होगा इसका सही उत्तर, तो आप कहेंगे वर्ली विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। और महाराष्ट्र में वर्ली जो है एक पेंटिंग का नाम भी है, चित्रकला का भी नाम है, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन देखिए, उनकी शक्तियां बढ़ गई। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र शासक बन गए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उनकी प्रशासनिक शक्ति छिन गई और वे अंग्रेजों के प्रतिनिधि मात्र रह गई। और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें ब्रिटिश सेना में अधिकारी बना दिया गया। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होने वाला है आपका, वो आपका होने वाला है उनकी जो प्रशासनिक शक्ति थी वो छिन गई और वो केवल अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि बन के रह गए। अगला सवाल देखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1850 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1870 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1890 के दशक में। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1900 के दशक में। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 1870 के दशक में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से क्या आह्वान किया। ऑप्शन देख लेते हैं, शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, डाइन और जादू टोने पर विश्वास ना करें। और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी। तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे, जो भी उनको मानने वाले थे, पूजने वाले थे, फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनको उन्होंने कहा कि आप शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन और जादू टोने पर विश्वास ना करें। ये सभी चीजें कही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा किस हिंदू विचारधारा से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शैव संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारे पास वैष्णव संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शाक्त संप्रदाय। या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बिरसा मुंडा थे वो वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 ऑन द स्क्रीन, मुंडा विद्रोह के दौरान सफेद झंडा यानी कि व्हाइट फ्लैग किसका प्रतीक था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है शांति का। ऑप्शन नंबर बी कहता है अंग्रेजों की जीत का। ऑप्शन नंबर सी कहता है बिरसा राज का। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ईसाई मिशनरियों का। तो यहाँ पे जो सफेद झंडा है ये किसका प्रतीक था, तो आप कहेंगे ये बिरसा राज का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और किस बीमारी से हुई। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1895 में मलेरिया से। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1900 में हैजा से यानी कि क्लोरा से। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1910 में टीबी से। और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ हमारे पास उनको फांसी दे दी गई। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु थी वो 1900 में हुई थी। और किससे हुई थी, तो हैजा से हुई थी। 44वें नंबर का सवाल देखेंगे, 19वीं सदी के अंत में आदिवासी कामगारों की बड़ी संख्या में किन स्थानों पर काम करने के लिए ले जाया गया। ऑप्शन देख लेते हैं, असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुजरात की सूती मिलों में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुंबई के बंदरगाहों पर। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दिल्ली के प्रशासनिक भवनों में। तो उनको कहाँ पे काम करने के लिए ले जाया गया, तो आप कहेंगे असम के चाय बागान और झारखंड के कोयला खदानों में। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, वन सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था ये मुख्य रूप से कहाँ देखे गए थे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बंगाल प्रांत। ऑप्शन नंबर बी कहता है मध्य प्रांत। ऑप्शन नंबर सी कहता है मद्रास प्रांत। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पंजाब प्रांत। तो ये जो आपका वन सत्याग्रह हुआ था ये 1930 के दशक में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे ये सेंट्रल प्रोविंसेस में यानी कि मध्य प्रांत में आपका हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का, बिरसा मुंडा के स्वर्ण युग जिसको हम लोग सतयुग कहते हैं, इसकी कल्पना में क्या क्या शामिल नहीं था, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मुंडा लोग अच्छा जीवन जिएंगे, तो वही ये था। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, तो ये भी था। मुंडा लोग दीकुओं के साथ मिलकर राज करेंगे, ये बात गलत थी, यानी कि यही जो है वो इसका सही उत्तर है।
ठीक है। और ये भी उन्होंने कहा था कि सब ईमानदारी से रहेंगे, कोई शराब नहीं पिएगा, ठीक है। तो नहीं है ऑप्शन पूछा गया है, कौन सा शामिल नहीं था, तो सी ऑप्शन जो है वो शामिल नहीं था। 47 नंबर का सवाल देखेंगे, झूम खेती करने वाले लोग अपनी फसल काटने के बाद खेत में क्या छोड़ देते थे? ऑप्शन देख लेते हैं। खाद, ऑप्शन नंबर बी है राख, ताकि उनको मिट्टी में पोटैश मिले, ऑप्शन नंबर सी कहता है पानी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है नई फसल के बीज। तो वो लोग क्या छोड़ देते थे? तो वो लोग राख छोड़ देते थे ताकि मिट्टी में पोटैश जो है वो उनको मिलता रहे। 48 नंबर का सवाल देखेंगे, मध्य भारत के बैगा समुदाय के लोग दूसरों के लिए काम करना कैसा मानते थे? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसको वे अपना सौभाग्य मानते थे, इसे वे जंगल के लोगों के लिए अपमानजनक मानते थे, वे इसके लिए बहुत अधिक मजदूरी मांगते थे, और ऑप्शन नंबर डी है वे केवल अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है, इसे वे जंगल के लोगों के लिए अपमानजनक मानते थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य रूप से क्या किया? ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी सभी मांगे मान ली, तो भाई ये बात गलत है। सैन्य बल का कठोरता से प्रयोग किया, तो इसको देखते हैं अभी हम लोग। उन्हें नया राज्य दे दिया गया, ये भी गलत है। और दीगुओं को भगा दिया, ये भी गलत है। तो ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को विद्रोह को दबाने के लिए अपने सैन्य बल का कठोरता से प्रयोग किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे, मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम क्या था? अब इससे क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया? भाई ये बात गलत है। आदिवासियों ने खेती करना बंद कर दिया, तो भाई ये बात भी जो है वो भी क्या है? गलत है। मुंडा समुदाय को भारत का शासक बना दिया गया, तो भाई ये बात भी गलत है। तो सही कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे आदिवासियों की जो जमीन है वो आसानी से दीकुओं के हाथ ना जा सके, ठीक है। इसमें हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की बात करते हैं। तो ये 50वें नंबर का क्वेश्चन हमारा मुंडा विद्रोह का था, इम्पोर्टेंट सवाल था। तो हालांकि सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। अगर एक बार आपने इन सवालों को अच्छे से कर लिया, ध्यान से कर लिया, तो यकीन मानिए फिर आपको एनसीईआरटी उठाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्लास में हमने बेसिकली 2 टॉपिक को कंप्लीट किया। सबसे पहले यहाँ पे हमने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना को कंप्लीट किया, और दूसरे में हमने उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज के बारे में चर्चा किया। तो आज की क्लास में कुल 2 टॉपिक हमारा एनसीईआरटी एसएसटी का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए इसी के साथ क्लास नंबर 8 को यही विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में आपको छोड़ देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही क्लासेस को कंटिन्यूअसली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।